श्रोताओं, हमारे आज के अतिथि श्री दिलीप कुमार झा जी का जन्म जनवरी 1969 को हुआ। आपका जन्म मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत उच्छाल वनमाली झा टोला गांव में हुआ। आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में पूरी की आपने। राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर, शिक्षा शास्त्र में आपने डिप्लोमा प्राप्त किया और मैथिली कविता संग्रह अरुण स्तंभ 2011 में प्रकाशित। बने राजा देश में 2016 और यात्री नागार्जुन मिथिला 2016 में ही प्रकाशित हुई। तो ये दो किताब, इन किताबों की चर्चा में से जो नाम अभी मैंने लिए, इनमें से एक मेरे हाथ में है। यात्री नागार्जुन जी की ये किताब, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता है कि जब आपसे मेरी भेंट हुई, आपने मेरी साहित्यिक यात्रा में रुचि दिखाते हुए इन दो किताबों को मुझे यहाँ भेंट स्वरूप प्रदान किया। अगली किताब जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है दूधा आगा। अभी ये आपके सामने है क्या किताबें? आप दिखा सकते हैं अपने एंड से। पास में रखी हैं आपने किताबें? नहीं, पास में तो नहीं रखी हैं। ये दूधा आगा अगर दिख रही है। एक हम एक मिनट का समय दें। जी, बिल्कुल। आप तब तक उस 1 मिनट का समय अवश्य लें और मैं यहाँ पर मैं सभी श्रोताओं को शब्ददल रेडियो पर बता दूँ कि आज के हमारे अतिथि हैं दिलीप कुमार झा जी और उनसे बातचीत और उनसे साक्षात्कार का ये सिलसिला आज मैं प्रज्ञा मिश्र आपके सामने लेकर के आई हूँ। उनकी 2 किताबों पे चर्चा होगी, दूध आप आगा, यात्री नागार्जुनक मिथिला पर। इससे पहले कि वो हमारे पास आते हैं यहाँ पर, मैं उनकी किताब दूधा आगा में के बारे में उषा किरण खान जी क्या कहती हैं वो आपको बताती हूँ। वे कहती हैं कि दिलीप कुमार झा विशुद्ध जिज्ञासु रचनाकार छथ, समकालीन समाज के नस नस चिन्है छथ। ओ यात्री जी कथन पर उचिते पूर्णतया उतरे छथ। उनके शब्दों में, आ तुझको मैं सैर करा दूं, घर में घुसकर क्या लिखता है। दिलीप जी मैथिलीक जमीनी अभियानी छथ। ई उपन्यास तकर बेस उदाहरण अछि। यथार्थ आ कामना के एकटा छोट सन उपन्यास में सब सफल बना देलनि। मन लगू त एहन जे हम एक बैसकी में समाप्त क गेलहुँ। सबटा खूब नीक, पात्रोचित, सहज भाषा छैन। ये लिख रही है उषा किरण खान जी। श्रोताओं, साहित्य का संसार बहुत बृहत है। इसमें शतदल रेडियो पर हमारा प्रयास रहता है कि किसी भी विशिष्ट व्यक्तित्व से हम समय-समय पर बातचीत करें और उनकी यात्रा के बारे में जानें, ताकि ये यात्रा हमें हमारे जीवन के सवालों के जवाब दे और कोई बात जो हमें उलझ गई हो या जो हमें विचलित करती हो, वो दूसरे के जीवन से उसकी सुलझन हम समझें। तो चलते हैं हम एक बार फिर। नमस्ते। वो नमस्कार। वो पुस्तक के बारे में जो आप कह रही थी, वो जी। पुस्तक कुछ हम अपने पास ले आए हैं। आप देखना चाहें तो उसको हम दिखा सकते फिर आप हमारे श्रोताओं को अपनी पुस्तक ज़रूर यहाँ प्रदर्शित करें, दिखाएँ। हैं। जैसे कि आपने अभी 2 पुस्तक के बारे में कहा, यात्री नागार्जुनक मिथिला, जी। जो यात्री जो बैद्यनाथ मिश्र यात्री जो मैथिली में और नागार्जुन हिंदी में जाने जाने जाते हैं। तो उसके उनके बारे में तो कहा ही आपने। एक मेरे जो बहुत ही पढ़ा गया उपन्यास दूधा पागा, उसका 2 संस्करण आ चुका है, तीसरा आने वाला है। तो ये चीज है। और कुछ किताब जो आपके पास संभवतः नहीं है, वो ये एक किताब है, ये सिराउर नाम से ये पुस्तक है। सिराव। ये उपन्यास है और ये आया है रिसेंटली, 2 साल हो गया, लेकिन ये भी पढ़ा गया है मैथिली में। और ये 2 मेरी कविता संग्रह है जो इसको आपको दिखाना चाहते हैं। एक है बंजारा देश में बंजारा देश में। और एक है जो सबसे पहली कविता संग्रह अरुण स्तंभ।
आपकी कविता संग्रह और आपका जितना भी साहित्यिक अर्जन है। और एक सबसे रिसेंट जो मेरी किताब है, ये कहानी का संग्रह अनुराग, मैथिली कहानियाँ? मैथिली कहानी। बहुत सुंदर। तो ये और किताब। और हम लोग ये पत्रिका यहाँ से निकालते हैं, मधुबनी से, अरुणिमा नाम से। जी। और ये मैथिली पत्रिका है, और इसके एडिटर अभी हम ही हैं। बहुत-बहुत शुभकामना आपको। आपकी प्रयासों को मैं लगातार देख रही हूँ क्योंकि अरुणिमा समूह से मैं खुद भी जुड़ी हूँ और उसमें एक बार आपकी प्रेरणा से मैंने भी मैथिली कविता लिखने का प्रयास किया था और आपने मुझे अपनी पत्रिका में जगह दिया, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद आपको। आपका जीवन बेहद प्रेरणादायक है और जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, तो एक विचार मेरे मन में आता था कि आपका जन्म 70 के दशक में हुआ और आपका जो बाल्यकाल रहा होगा, उसमें आज के युगों जितनी सुविधाएँ नहीं रही होंगी। आप उन दिनों के बारे में बताएँ कि आप जब बच्चे थे, तो पठन-पाठन और जीवन आपका किस तरह का था? अब जैसा कि आपने मेरे शिक्षा के बारे में देखा ही है कि मेरा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा गांव में ही हुआ। और उसमें पहले जो प्राथमिक शिक्षा का स्थिति था, आवाज जा रही है मेरी? जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलें। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो बिल्कुल गांव और मधुबनी जो जिला मुख्यालय है उससे लगभग 30 किलोमीटर दूर है। अब ये समझिए कि जिस प्राथमिक विद्यालय में मैंने पढ़ा वहां भवन नहीं था। जी। भवन था ही नहीं। मैंने 5वीं पास की तब तक उस विद्यालय में, वहां भवन नहीं बना था। दो एक छप्पड़ के चार वाले दो चार का स्कूल, उसी में हम लोगों ने पढ़ा। और कई बार ऐसा हुआ कि वो छप्पड़ भी आंधी तूफान में उड़ गया, ध्वस्त हो गया। तो हम लोग एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है मेरे गांव में, उस अभी भी वो पेड़, उस पेड़ के नीचे हम लोग कई सालों तक पढ़े। ऐसे ही पढ़ाई चलता था। कोई व्यवस्थित पाठ्य पुस्तक या कोई व्यवस्थित इस प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं था। पढ़ाई जैसे-तैसे चलता था, उसी में हम लोग पढ़े। और लेकिन ये था कि वातावरण आनंददायी था। बरगद के पेड़ के नीचे भी आनंद, पढ़ाई का पूरा आता था। धन्यवाद। उसके बाद तो क्या कहा जाए, उसके बाद तो हम मैट्रिक पास करने के बाद हम चले गए उत्तर प्रदेश, वाराणसी। और मेरी शेष शिक्षा वहीं हुई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से फिर हम बैक कर गए अपने गांव। मेरी वहां पर मैं लगभग 7-8 साल हमने बनारस में, प्लस टू भी वहीं से किया मैंने। प्लस टू भी वहीं से किया और स्नातक और स्नातकोत्तर भी मैंने बनारस यूनिवर्सिटी से ही किया। और भी मैंने एक दो डिग्री ली है जिसका कोई उल्लेख इसमें नहीं है। मैंने वहां पर मैं लॉ लॉ भी किया वहां पर। चूंकि हम आ गए इस पेशा में, और जब एक बार शिक्षक बन गए यहाँ पर, तो फिर बन गए और हमको अपने मिथिला से प्रेम है। तो हमको लगा कि जो हुआ सो ठीक ही हुआ। यहाँ से अपनी मिट्टी का सेवा करने का मुझे अवसर मिला। तो मैं इस अपने संतुष्ट हूँ यहाँ रहकर कि मैं अपनी भाषा की, हमारी जो मातृभाषा है मैथिली, उसकी सेवा करने का जो कुछ भी हमको अवसर मिला है, तो मैं अपने आप को इस पर मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। और यहाँ रह कर के जो भी बन पड़ता है शिक्षा के क्षेत्र में और भाषा के क्षेत्र में, और साहित्य तो हमारी अभिरुचि है। भाषा मेरा पैशन है, अपनी मातृभाषा पर काम करना, और उसको मैं करता हूँ। और साहित्य हमारी अभिरुचि है, जो बहुत दिन पढ़ने की अभिरुचि थी। कैसे लिखने लगे ये तो थोड़ा हम डिटेल्स में इसका बताएंगे। पढ़ने की मेरी अभिरुचि रही। सो क्या-क्या पढ़ा आपने? जब हम आपको बताएं कि ये बनारस में रहते थे वहां पर मैं, तो साहित्य का गढ़ है वो। वहां पर मैं हिंदी के एक से एक लोग हमको मिलते थे। और नागार्जुन, जिनको मैंने पढ़ के, यात्री को पढ़ के मैंने कविता समझा, जो कविता क्या होती है।
ऐसे तो कविता बहुत पढ़े थे, लेकिन उनको पढ़ने के बाद लगा कि नहीं, कविता जो जो मानवीय संवेदना और आम लोगों की बात करे, वही कविता हमको हमारे ज़हन में आया, जो ये कविता है। तो यात्री या नागार्जुन जिस नाम से उनको हम जानते हैं, उनका भी रचना का प्रारंभ काशी से ही हुआ, वाराणसी से ही हुआ। अपनी प्रारंभिक कविताएं उन्होंने वाराणसी में ही लिखी, नागार्जुन ने। अब ये संजोग है कि उनका साहित्य, पूरा साहित्य वहीं पढ़ने का मुझे अवसर था। तो उसमें नदी हिंदी साहित्य के प्रेमचंद, नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, ये सब वहां पर में हमको पढ़ने का मिला। और बड़े बड़े साहित्यकार वहां आते थे। नागार्जुन स्वयं आते थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। हमारे गुरु थे, पढ़ाते थे हम लोगों को हिंदी, काशीनाथ सिंह अभी हैं, हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार। उनके यहाँ नागार्जुन आते थे और यूनिवर्सिटी कैंपस में, तो हम लोग उनसे मिलते थे। तो पता नहीं आप, लेकिन पढ़ते थे। उस समय लिखने की हमारी कोई वो नहीं थी कि हमको लिखना है, लगातार पढ़ते थे। कालिदास से लेकर, भवभूति से लेकर, और नागार्जुन, और हमारे मैथिली के जो फिर उसके बाद हरिमोहन झा, और भी जो भी साहित्यकार हमको वहां उस समय साहित्य उपलब्ध हुआ। सो ये बात समझ लीजिए कि हम 11th का क्लास से गंभीरता पूर्वक हम साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। बहुत ही लिखे हैं, बहुत बाद में लिखना शुरू किए हैं, बहुत बाद में। ये एक अद्भुत बात है कि एक बालक जिसको जीवन में इस तरीके की सुविधाएं नहीं मिली जितनी आज आमतौर पर मिलती हैं, उसकी पढ़ने लिखने में इतनी गंभीर अभिरुचि थी। आपका जो पठन पाठन में जो रुचि है, आपकी जो रुचि है, क्या कहीं से इसका श्रेय आप अपने घर में माता-पिता या किसी व्यक्ति को देते हैं, या पूरे तरीके से ये आपका अपना लिया निर्णय है कि मुझे पढ़ना है? नहीं, हमारे पिताजी किसान थे, और वो पढ़े लिखे किसान थे। सामान्य उनकी शिक्षा हुई थी गांव में। उस जमाने में भी वो मैट्रिक पास थे, और किसान कृषि का काम करते थे वो। तो उनकी इच्छा थी कि हम बहुत पढ़ें। उनकी इच्छा थी कि हम बहुत पढ़ें, स्कॉलर बने, मतलब बहुत पदाधिकारी बने या कुछ बने, ऐसा नहीं था उनका। लेकिन हमारी हायर एजुकेशन हो और मतलब बहुत पढ़े, विद्वान बने, ये उनकी इच्छा थी। और इस प्रकार से, और हमारी तो ये सोच भी नहीं सकते, हम ये सोच नहीं सकते थे कि हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाएंगे। ये तो उस गांव में रह के सोचना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन ऐसा कोई सूत्र लगा कि हम लोग वहां चले गए, और वहां मेरा बीएचयू में एडमिशन हो गया। और वहां जाने के बाद तो जो भी चीज है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर की ही देन है, क्योंकि मेरा विकास तो हो ही नहीं सकता था जो यदि उस परिसर में नहीं जाते तो संभव नहीं था ये चीज। क्योंकि उस परिसर में जाने के लिए आपने उस समय अपने युवा दौर में परीक्षाएं, कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं पास की होंगी। हाँ हाँ, मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ जो फैकल्टी है, आर्ट्स फैकल्टी या सोशल साइंस फैकल्टी या साइंस फैकल्टी, उस समय मैं पहला बैच हूँ 1987 का, जो इंट्रेंस एग्जाम देकर मैं उसमें एंट्री हुआ मेरा। उससे पहले वहां पर मेरिट बेसिस पे होता था। मेरिट बेसिस पे होता तो हो सकता था कि हम लोग उसमें नहीं जा पाते, वो कंडीशन था उस समय। लेकिन पहला बैच हुआ, एंट्रेंस में दिया, तो वहां पर मैं बहुत अच्छा, मतलब ऐसा हुआ कि हम टॉप में आए थे वहां एंट्रेंस में यूनिवर्सिटी में। तो हम जो चाहते विषय, वो विषय हमको मिल रहा था वहां पर। तो मैं, किस साल की बात है? ये 1987 की बात है। 1987 की बात। 87 की बात है। तो वो चीज है, और बहुत कुछ सीखने का हमको अवसर मिला। क्योंकि काशी तो मालवीय जी ने वहां पर मैं अपने लिखा है, उसमें बीएचयू के प्रार्थना गीत है एक कुल गीत, उसमें लिखा है कि सर्व विद्या की राजधानी। तो सर्व विद्या की राजधानी तो है। और वहां पर मैं जिन जिन लोगों का नाम हम हिंदी साहित्य में पढ़ते थे, वो लोग मिलते थे हमको वहां सड़क पर। तो क्या बात है! तो ऐसा हाँ लगता है सारे मिल रहे हैं ज़मीन। हाँ, तो और क्या, वो सब लगता था कि ये सब हम इन लोगों को देख रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां को देखते थे। तो जो सड़क पर में वहां पर में वो बजा रहे हैं, पूछे कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां, जिसको हम लोग जनरल नॉलेज में उनका नाम याद करते थे, वो हमको मिले वहां पर। कैसा फ़ील हुआ था आपको? हाँ, तो बहुत बहुत मतलब आश्चर्य कभी कभी फील होता है। बिरजू महाराज,
रविशंकर भी उस समय बनारस में थे। अच्छा। और तो संस्कृत और साहित्य और संगीत सबका तो वहाँ एक अद्भुत सम्मेलन है काशी अपने आप में। तो जो कुछ भी देन है सो काशी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है मेरे जीवन में और मेरे पिताजी का। और मेरी एक हमारी चाची थी बड़ी, तो वो कम पढ़ी लिखी थी। हाँ, लेकिन पढ़ी थी और वो शास्त्र पुराण की कहानियां और लोक कथाएं हमको बहुत सुनाती थी। सबको सुनाती थी, सभी बच्चों को। उसमें हम थोड़ा सुनने में सीरियस थे। तो उसका लगता है कि हमको उसको छाप पड़ा है उनका। बहुत सी कथा जो है, लोक कथा, उन्हीं के माध्यम से हमको हमारे अंदर आया है ये चीज़। तो उनको भी मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगा। चाची का नाम बताएँगे? मुद्रिका देवी उनका नाम था और वो बहुत बहुत प्रेम करती थी हम लोगों से और हम लोगों को बैठा करके कहानियाँ सब सुनाती थी। और रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी वो पढ़ती भी रहती थी, मतलब बैठ करके दोपहर के समय में बहुत सारी पुस्तकों पढ़ती थी। वो लोग भी हम लोग सुनते थे। तो सुनते थे तो बाल मन पर कुछ न कुछ उसका प्रभाव ज़रूर पड़ा होगा, ये बात चीज़ है। और आपकी माताजी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव है? हाँ, माताजी हमारी उनका उनका अलग चीज़ था। हमारी माताजी थोड़ा न इस साहित्य इससे नहीं, उनका था घर परिवार देखना और कृषि कर्म को सँभालना। वो उनका उनका मुख्य दायित्व था। तो वो पढ़े हम, ये पिताजी का दायित्व था और वो ही करते थे हम लोग। और जितना जितना कर सकते थे शायद उससे ज़्यादा कर नहीं सकते थे, उतना उन्होंने किया। अच्छा। हाँ। दिलीप कुमार जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप जिस परिवेश से आते हैं या दरभंगा या मिथिला का जो समाज है, वो मुख्य रूप से पुरुष प्रधान समाज है। लेकिन जब आपका जो ये कहानी संग्रह है दूध आप आगा, जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझ में ये एक स्त्री विमर्श की किताब नज़र आती है, जिसमें आप स्त्रियों को चेतना उन्मुख होने के लिए कहते हैं कि सिर्फ घर ना सँभालें, वो समाज की चिंता में भी उतना ही आह्वान करें, उतना ही जुटें। तो ये जो विचार है, ये लेखन और महसूस करने की दृष्टि में जो अंतर होता है, ये आपके भीतर किस प्रकार विद्यमान है ये विचार? क्या आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, नहीं, पूरा महसूस करते हैं और अनुभव के कुछ अनुभव के आधार पर ही लेखन होता है। ऐसे पूरा लेखन और वो भी उपन्यास है वो, नॉवेल है। आपने जो पढ़ा है वो नॉवेल है। जी। आपने हरिमोहन झा का नाम सुना होगा, मैथिली में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पूरे देश में वो जाने जाते हैं, खट्टर काका के तरंग। और उनका एक उपन्यास है कन्यादान। हाँ जी। वो कई भाषा में अनुवाद भी हो चुका है। बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत पढ़ा गया है। वो हम वो उपन्यास मैथिली का पहला उपन्यास है जो हम पढ़े हैं, कन्यादान। उसके आपने बाद उसके बाद लगता है कि मैथिली के प्रायः बहुत सब उपन्यास तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे उपन्यास मैथिली का मैंने पढ़ा है। जी। कह सकते हैं कि प्रायः पढ़ा है हम मैथिली का उपन्यास। तो जब आप दूध आप आगा लिख रहे थे, हाँ, तो वही बात कह रहे हैं, वही कन्यादान से इसका कुछ संबंध है। ये बात हमारे मन में क्यों आया? दो धाप आगा हमको पूछता है लोग, जिसका टाइटल दो धाप आगा क्या? आ, आप मैथिली के मिथिला क्षेत्र से आती हैं तो आप इसका मतलब तो समझती होंगी। मतलब कि दो दो बड़े कदम आगे, दो बड़े कदम आगे। तो वो जो हरिमोहन झा का जो उपन्यास है कन्यादान, उसमें एक पात्र है बुच्ची दाई। उसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक पुरुष जो सीसी मिश्रा हैं, वो बुच्ची दाई को इसलिए छोड़ दिया कि पढ़ी लिखी नहीं थी। ये उस कहानी का मेन थीम है कि पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण उनको अपने पत्नी को उन्होंने परित्यक्त कर दिया। उसी का पड़ताल है ये उपन्यास कि बुच्ची दाई कहाँ है। और हम आप उपन्यास तो बहुत पढ़ा गया, आपके पास जो गया वो दूसरा संस्करण है इसका। तो इसमें ये चीज है कि अभी तक जो मैथिली साहित्य में विमर्श हुआ स्त्रियों के संबंध में, मैथिली साहित्य में स्त्री का विमर्श बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा। शायद हमको लगता है कि
स्थानीय भाषा के साहित्य में इतना विमर्श स्त्री में विमर्श में कम ही हुआ होगा, लेकिन स्त्री विमर्श जो भी हुआ, जनार्दन जनसीदन से हरिमोहन झा के पिताजी, उन्होंने एक उपन्यास लिखा निर्दयी सास, वो पहला है। तारा वैधव्य एक कहानी है, उनकी पहली कहानी मैथिली की कही जाती है। उसके बाद में निर्दयी सास नाम से उपन्यास लिखा उन्होंने। वो सारा चीज है कि स्त्रियों के प्रति सहानुभूति की कहानियां हैं सब। स्त्रियों को मतलब उनको रक्षा मिलना चाहिए, उनको सहानुभूति दिखाना चाहिए, उसकी कहानी है। हमने वो चीज नहीं लिखा है। हमने लिखा है कि स्त्री स्वयं आप स्वयं आगे बढ़ा रही हैं। स्त्री आपको समाज का नेतृत्व प्रदान करने जा रही है। वो कहां तक पहुंची है, ये मतलब बदल रहा है, स्थितियां बदल रही हैं। स्त्रियां मिथिला की स्त्री घर में नहीं है। मिथिला की स्त्री बहुत आगे निकल रही हैं, ये मेरा कहने का अर्थ ये है। और उनको पुरुष सपोर्ट पर ही अब आधारित वो नहीं है। इस बात को वो चार दीवारी से आगे निकलकर अपनी मोर्चा खुद संभाल रही है। आपने 70, 80 और 90 का दशक देखा है। आप 2024 में भी जमाना देख रहे हैं। स्त्री की स्थिति में कितना अंतर आया है? बहुत अंतर आ गया है, बहुत अंतर। यात्री जी के पुरुष की सोच, स्त्री की स्थिति दो तरीके से, एक स्त्री अपने लिए क्या, और फिर पुरुष की सोच उसके प्रति क्या, आप ये दोनों चीज बदला है। स्त्री अपने लिए मुखर है, अपने अधिकार के लिए और अपनी शिक्षा के लिए बहुत मुखर है। और पुरुष के ये जो कहा था कि पुरुषवादी मानसिकता, तो पुरुषवादी मानसिकता तो अभी भी है। ऐसा नहीं कि पूरा बदल गया, पूरा खत्म हो गया, इस बात को हम नहीं मानते। लेकिन अब जो आज के जो पिता हैं, वो अपनी पुत्री को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, अच्छी सेवा में जाए। वो उसका प्रारंभ जन्म से ही बहुत प्रारंभ हो जाता है कि पुत्र पुत्री में भेद बहुत कम होना शुरू हो गया है। खास करके शहरी समाज तो है ही है, गांव में भी ऐसा प्रारंभ हो गया। क्योंकि अभी देखिएगा आप, एक मैंने अभी कविता लिखा, ये कविता अभी लिखा, मैथिली में कविता लिखा कि स्कूल से घुरत बेटी। उस कविता का थीम यह है कि जब अब लड़कियां गांव के स्कूल पर साइकिल से निकलती हैं तो देखने वाली दृश्य होती है। ये चीज आप 20 वर्ष पहले नहीं देख सकते। ये कविता अवश्य सुनाएं आप। ये कविता सुनाना थोड़ा है कठिन, लेकिन हम कोशिश करेंगे। तो आपके सामने तो अवश्य सुनाएं हमारे श्रोताओं को। एक कविता है जो हम आपको सुनाना चाहते हैं, है स्त्री पर ही कविता है। जो मिथिला की स्त्री आप जो खुद चाह रही हैं, हो सकता है इसका उत्तर इसमें मिल जाए इस कविता में। एक कविता शीर्षक है, मैथिली कविता है ये, इसको मैथिली में ही मैं पाठ करता हूं। अहीं बचा सकै छी जानकी, शीर्षक है ये। हमरा लोकनि करैत छी परिक्रमा, दोलाक पाछू दुलकल जाइत छी, नपैत छी कोष 84, पयवाला एक अझक अपन किशोरी जी के। मुदा जानकी आब जनकपुर में नहीं रही छथि। मुदा जानकी आब जनकपुर में नहीं रही छथि। पुनौराक सिरौर से निकैस भाया अयोध्या, चित्रकूट, दंडकारण्य फेर आबि गेल छथि अपन मूल वास स्थान मिथिला। साँचे कहै छी, जो विश्वास नहीं हुआ तो आओ हमर गाम मिथिला। भूल लिया जानकी के नैहर, अपने नयन से देखब रह रहा मैथिलानी सबके, अपन नेनाक डेन पकड़ने पाठशाला के मोथेर धरि पहुंचबैत। धानक बिहनिक आटी माथ पर नेने एक एक ठुट्ठी पर हाली हाली गौब लगबैत, बरद लक पशुपतिनाथ चल गेला कैलाश। अब बैल से खेती नहीं होता है मिथिला में भी। बरद लक पशुपतिनाथ चल गेला कैलाश, ताई सकी अहल भोरे गाय महिषक सानी पानी लगबैत, भेट जेती रामवती, फूलमती और स्मृति। सुंदर सुंदर बसनी रहत पचरत्तन वाली कुम्हाइन, तकरा ढौरत हमर बेटी भावना, वही पर रंग टीप दैत चंदना। टेकुरी तेसूत मैं नहीं सिखलखिन, ताई सकी कंप्यूटरक कीबोर्ड पर अंगुरी नचबैत,
मिथिलाक नाम सगरो दुनिया में पसारबाक जत्न करैत भेट जेती बेटी हमर मैत्रेयी चित्रा सुमित्रा नव नव रूप में अवतरित भेलियत जानकी। नव नव रूप नव नव रूप में अवतरित भेलियत जानकी। मंदिरे मंदिरे तकला से नहीं भेटती, मंदिरे मंदिर तकला से नहीं भेटती। जहिया ओ कऽ देल गेल छली अयोध्या से निर्वासित, जहिया ओ कऽ देल गेल छली अयोध्या से निर्वासित, तहिए लऽ लेलनि संकल्प जे हमरे बदलऽ पड़त एहि विकृति के, जे हमरे बदलऽ पड़त एहि विकृति के, हमरे तिरोहित करऽ पड़त सबटा टाटक भाभट। एक दिन सबटा राम कॉल जोड़ कहता, पतियानी में ठाढ़ भऽ सबटा बात हमर सुनता। बड्ड सुंदर, बड्ड नीक कविता। एहि सबमे के हमरा अखन कॉन्फिडेंस नहीं छै तऽ हम हिंदी पर शिफ्ट कर रहल छी, परंतु अहाँ के मैथिली कविता आइ शो के जान बनि गेल, बहुत नीक लागल। हमरा श्योर छै कि सभक श्रोता जे ई कविता के दरभंगा मधुबनी से सुनथिन, ई शो के दरभंगा मधुबनी से देखथिन, हमरा बुझाइए हुनका सबके बहुत नीक लागत। फीडबैक के वेट करब, हम अहाँ के जरूर बताएब सब केओ के केना लागल। ओना अखन बातचीत के चर्चा के हम आगे बढ़ा रहल छी। आपने अगर अपना जीवन कभी आप इस चीज पे विमर्श करते हैं कि यदि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं गए होते और पूरे तरीके से बिहार में रहे होते तो आपकी जीवन की दिशा क्या होती? क्या होती कहना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे पिताजी का जो दृष्टिकोण था, तो शिक्षा तो हम कुछ ग्रहण जरूर करते, लेकिन मेरी दृष्टि इतनी विकसित होती, मैं संसार को इस बारे में सोच पाता और मिथिला को केंद्र में रखकर मैं सोचता। क्योंकि अभी भी एक बात यह है कि मिथिला के लोग काफी आगे हैं, हर क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्र में बहुत आगे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन आप जानते होंगे कि मिथिला, मैंने इस पर में एक आर्टिकल लिखा है और अगला उपन्यास हो सकता है मेरा इस कॉन्सेप्ट पर में आए कि मिथिला संसार का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है आज के डेट, बहुत मायने में। और ये जानकारी होना चाहिए कि बांग्लादेश का जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का डायनेस्टी है, उससे ज्यादा जनघनत्व वाला क्षेत्र है मिथिला। जनसंख्या का घनत्व इतना है कि बांग्लादेश से भी ज्यादा है यहाँ का जनघनत्व। लेकिन यहाँ प्रतिभा भी है और लेकिन यहाँ का विकास नहीं है, आज भी निरक्षरता है। आज बहुत 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 मायने में मिथिला पिछड़ रहा है। तो मैंने यही फोकस किया कि नहीं, कि इस धरती के बारे में थोड़ा सोचना है हमको, क्योंकि मेरा जन्म तो यही हुआ है। और ये चीज है कि जैसे कहा जाता है ना कि आजकल ग्लोबल ही लोकल है, तो जब लोकल का विकास नहीं होगा तो हम ग्लोबल हो कैसे सकते हैं। तो ये चीज करके मैंने मिथिला को केंद्र में, और मेरा ये दृष्टि जो है सो साहित्य पढ़ने से हुआ है। ये चीज सोचने की क्षमता हमको, मैंने लिखा क्या है वो अलग बात है, या क्या लिखूंगा मैं वो अलग बात है, लेकिन मेरे सोचने की जो दृष्टि है वो निश्चित रूप से साहित्य पढ़ने से हुई है। इसलिए मैं नई पीढ़ी को ये बात कहता हूं कि जो भी साहित्य आपको पसंद हो, कंटेम्परेरी भी पढ़ो, और जिस भी भाषा के साहित्य पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लेकिन साहित्य पढ़ो। साहित्य पढ़ने से आपके दृष्टि का विकास होगा, मैं यही समझता हूं। और मेरे अपने निर्माण में तो निश्चित रूप से साहित्य की ही भूमिका है। बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत ही अच्छी बात, जो समाज के लिए एक संदेश भी है, वो आपने बताई। अब मैं आपकी ही किताब से मोनक बात, जो आपने यहाँ पर अपनी प्रस्तुत की है, उससे एक अनुच्छेद पढ़ रही हूँ। साहित्य में हमर प्रवेश कविताक माध्यम से भेल से अनायासे भेल। साहित्य पढ़ब पुराण लुतुक अछि। जहिया से ज्ञान प्राण भेल, साहित्य सुनैत रहलहुँ, पढ़ैत रहलहुँ, गुनैत रहलहुँ। मैथिली, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी जे कृति भेटैत गेल, पढ़ैत गेलहुँ।
एही में निसंदेह सबसे बेसी संख्या कविताक अछि, मुदा उपन्यास में सेहो हमरा बहुत अभिरुचि छल। संस्कृतक कादम्बरी, मैथिलीक कन्यादान, हिंदक गोदान आ अंग्रेजीक मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक हमर प्रिय पोथी रहल अछि। ओना कविताक प्रसंग यात्री हमर पहिल पासिन अछि छथ से हम कएक बेर कहि चुकल छी। ई तऽ हमर पढ़नाइक अभिरुचि अछि, मुदा हम एखन गप कऽ रहल छूं। अपन पहिल मैथिली उपन्यास दू धाप आगाँक प्रसंग। हमरा कविता प्रिय अछि, लिखनाइ आ पढ़नाइ दुनू। कविता में सुधी पाठकक श्रोताक पर्याप्त स्नेह भेट रहल अइ। कविताक परिवेश में नित्य हम जीवैत छी से हमरा नीक लगैए, मुदा हमरा लगैत रहैत अछि किछु बात जे सोझ सोझ हम पाठकक समक्ष राखक चाहैत छी, विस्तार से किछु कहक चाहैत छी, तकरा लेल हमरा गद्य में आबक चाही। समाज और साहित्य की महीन पकड़ आपको अपने युवा दिनों में हो चुकी थी, लेकिन चैलेंजेस, असुविधाएं और कष्ट इस दिशा में बढ़ते बढ़ते आपने क्या क्या फेस किया? एक बार और प्रश्न आप दोहराइए। मैंने कहा कि आपको अपनी बुद्धि, आपको अपना ज्ञान और आपको अपने आपकी सामाजिक चेतना तो खुल चुकी थी। फिर भी जब व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़ता है, तो उसे किस तरीके के चैलेंजेस, उसे किस तरीके की परेशानियां आती हैं? तो जब आप अपना जीवन साहित्य के क्षेत्र में लेकर बढ़े और पत्रकारिता में लेकर आगे बढ़े, तो आपने क्या-क्या कठिनाइयों का सामना किया? साहित्य तो हम लिखा मैंने लिखा ही है कि अनायास ही हमने कविता लिखना शुरू कर दिया। पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते कविता लिखने लगे। लगा कि हमको लगा कि जो मैं कविता लिख सकता हूँ। सो ये बात है 24-25 साल के जब हम थे, तब 24 साल के थे तब हमने पहली कविता लिखी। उससे पहले मैंने 1-2 कविता लिखी थी छात्र जीवन में, और उसको खास कोई वो हम उसको सीरियस नहीं थी इसमें, मुझे मैं कविता लिखूंगा या कहानियां लिखूंगा ये कोई बात। हाँ, पढ़ने की तो थी, तो पढ़ते थे। लेकिन जब हमने लिखना शुरू किया, तो ये तो था कि मैथिली में पत्रिकाओं का बहुत अभाव है। और एक बात हम आपको बता दें कि हम इसी संकल्प के साथ आए कि हमको मात्र मैथिली में ही लिखना है। हम, क्योंकि लोग हमको कहते थे कि हिंदी में भी लिखिए, या अभी भी कहते हैं, हमको कई लोग सुझाव भी देते हैं कि हिंदी में लिखिए, दूसरी भाषा में। हम कह रहे ठीक है, यदि मान लीजिए पाठक होंगे तो हिंदी, मैथिली हिंदी में आ जाएगा, लोग पढ़ लेंगे। नहीं तो ठीक है, ये तो अपने सुख के लिए तो हम लिख रहे हैं, अपना अच्छा लगता है तो लिखते हैं। तो ये चीज था कि मैथिली में पाठक तक कैसे पहुंचा जाए, ये एक गंभीर चुनौती थी, क्योंकि पत्रिकाओं का घोर अभाव है। लेकिन हमने जो पत्रिका सब छपता था उसको भेजा, तो कई कविता से मेरी पत्रिका से में छपी। और सहज ही ये एक बार एक सुखद है, मेरी कविता संग्रह में मैंने लिखा इस बात को कि नागार्जुन यात्री जी की अध्यक्षता में मैंने पहली बार कविता पढ़ा। ये बड़ी हमारे लिए बहुत गर्व का बात है, मेरे स्वप्न का साकार होने जैसी बात। मैंने पहली बार कविता पढ़ने के लिए जिस मंच पर गया, उसकी अध्यक्षता नागार्जुन कर रहे थे। ये बात है 1997 ईस्वी की। उसके बाद शायद वो किसी सम्मेलन का अध्यक्षता भी नहीं किए। 98 में उनका देहांत हो गया। तो हम जब जहां पर गए तो वहां नागार्जुन आए हुए थे, हमको पता नहीं था ये बात। वहां मैथिली के बड़े बड़े कवि थे और यात्री जी भी वहां पर आए हुए थे। तो मैंने उनके अध्यक्षता में, वो समझे कि नहीं, उनकी स्थिति बहुत खराब थी स्वास्थ्य की उस समय, वो समझे कि नहीं समझे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मेरे लिए बहुत एक प्रेरणा का स्वर हो गया कि नागार्जुन की अध्यक्षता मैंने कविता पढ़ा, तो मेरे लिए तो एक लगा कि नहीं कि उसके बाद लोग कहे कि ठीक है कविता। और मैं समकालीन ही कविता लिखता हूँ, ज्यादातर कविता मैं समकालीन बोध का ही कविता लिखता हूँ। तो ये चीज है, चुनौती तो है इसमें। और साहित्य को हम कोई बहुत चुनौती तो मानते नहीं, क्योंकि लिखना है। कितना लोग पढ़ता है, क्या करता है, इसमें बहुत ज्यादा हम माथा उसमें नहीं लगाते नहीं है। जो जितना लोग पढ़े ठीक है,
जितना लोग नहीं पढ़े ठीक है। और गद्य मैं उपन्यास जो है, कविता के बारे में तो मैं ये सब बिल्कुल नहीं सोचता हूँ कि कितना लोग पढ़ता है, क्योंकि कविता तो मुझे लिखना है, कोई पढ़े या नहीं पढ़े। लेकिन तो उपन्यास आपको किसी भी तरीके की चिंता इस बारे में सताती है कि जो मैं साहित्य लिख रहा हूँ उसका उसकी पब्लिसिटी कितनी हो रही है, वो कहाँ तक नहीं, पहुंची, ये सारी नहीं, चीजें? हमको कोई चीज का कोई चिंता नहीं। क्योंकि आपको बताएं कि गद्य साहित्य में जो हम आए, तो वो चाहता हूं कि मैं इसका प्रचार हो, गद्य का। कविता का मैं कोई प्रचार नहीं चाहता। मुझे कोई इच्छा नहीं है कि इसका प्रचार हो। कोई पढ़े तो अच्छी बात है, क्योंकि कविता के पाठक बिल्कुल अलग होते हैं, मैं ये जानता हूं। लेकिन गद्य का प्रचार हो, उपन्यास ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, कहानियां ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें, क्योंकि साहित्य जाएगा अभी गद्य के माध्यम से ही जनता के लोगों के बीच में। ये बहुत जरूरी है। और साहित्य विहीन समाज जो है, स्थिति क्या हो रही है, सो सारे लोग देख रहे हैं कि साहित्य विहीन समाज एक, हम लोग जिस समय पढ़ते थे 70 के दशक में, 60 के दशक के या 80 के दशक में, बिना साहित्य पढ़े कोई विद्यार्थी नहीं रहता था। कुछ ना कुछ साहित्य सब पढ़ता था। विज्ञान का विद्यार्थी भी साहित्य पढ़ता था, ऐसा नहीं कि विज्ञान वाले साहित्य नहीं पढ़ते थे, साहित्य सब पढ़ता था। लेकिन आज की स्थिति ये नहीं है। आप ग्रेजुएशन पास कर लिया और पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, उनको पूछिएगा जो कितनी साहित्य कितनी किताबें पढ़ो, तो 5 किताब का नाम नहीं बता सकता है। ये चीज बहुत खराब दुर्भाग्य की बात है। तो साहित्य के पढ़ने के लिए मैं हम कोई चीज चुनौती हम बहुत नहीं मानते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि दिन दिन पाठकों की संख्या घटती जा रही है। लेकिन ये आपको हम ये बताएं कि मैंने जो उपन्यास लिखा मैथिली में, उसका तो अभी ट्रांसलेशन, तो कुछ उपन्यास का ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश में हो रहा है। हो सकता है कि साल 2 साल में उसका ट्रांसलेशन भी आ जाए। लेकिन मैथिली में हमको पूरा भरपूर उसमें हमको स्नेह मिला है। ये हम पाठक के मामले में, जो मैथिली के पाठक की संख्या है, इसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि मेरा किताब का ये 2 संस्करण 2 धा पागा का आया। और वो सिराउड़ उपन्यास जो मेरा आया सिराउड़, उसमें भी उसका भी पहला संस्करण जो सिद्धरस्तु प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित किया है, उसका पहला संस्करण समाप्त हो चुका है। दूसरा संस्करण उसका भी आने वाला है। तो हमको लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हमको कोई मतलब उसमें वो नहीं है, क्योंकि हमारी मैथिली की पाठक की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं है। उस स्थिति से यदि तुलना करते हैं तो हमको हमको पूरा रिस्पांस मिल रहा है। इससे ज्यादा उम्मीद हम नहीं कर सकते। दिलीप जी, एक ऐसे युग में जहाँ पर बहुत लोक लुभावन चीजें हैं, सोशल मीडिया है और बाजारवाद का समाज है, उसमें आप अपने भीतर का एक संतोषी साहित्यकार कैसे बचा के रखते हैं? हाँ, ये चैलेंज तो है, चुनौती तो है ये। लेकिन जब आप साहित्य के रस का यदि आप रसपान करते हैं, तो ये आपके आप में एक प्रकार का ये गुण डेवलप हो जाता है। और जो कि हम साहित्य लिखते हैं अपनी अभिरुचि से और अपने कारण लिखते हैं। साहित्य में कोई आपको लाया नहीं है। साहित्य व्यवसाय भी नहीं है। साहित्य व्यवसाय नहीं है। साहित्य में हमको किसी ने नहीं कहा कि आप साहित्य में आओ। किसी व्यक्ति ने नहीं, कोई भी प्रेरक मेरा नहीं है जो किसी ने नहीं कहा कि आप साहित्य में आओ और आपको साहित्य में आने से आपको प्रशस्ति मिलेगी या साहित्य में पैसा मिलेगा। मैथिली साहित्य में तो ऐसे भी पैसा नहीं है। बहुत किसी भी लेखक को पैसा पैसा अपने अपने घर से ही पैसा लगा करके पुस्तक भी छपाना पड़ता है यहाँ। तो साहित्य में पैसे की तो कोई यहाँ बात है ही नहीं। किसी भी साहित्य का, मेरे एक साथ नहीं, किसी भी साहित्यकार के साथ ये स्थिति नहीं। बचा प्रशस्ति का, तो प्रशस्ति की अभिलाषा तो होती है एक समय में जब आप किसी क्षेत्र में आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो लगता है कि हमको लोग पढ़े, हमको लोग जाने, मेरा भी इसमें कहीं नाम हो। लेकिन हम ये आपके सामने में स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि उस स्थिति में अब मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं अब इससे निकल चुका हूँ। एक फेज था जो हम भी थे उसमें, न हम इस बात को स्वीकार करने में हम भी चाहते थे कि मुझे भी जाने लोग, मुझे भी पढ़ें लोग। लेकिन अब ये नहीं है कि लोग नहीं भी पढ़ेंगे तो हमको जो लिखना है वो हम लिखेंगे। इसका इसका ये चीज अब हम कम से कम इतना ज्ञान हो गया है कि आप इसलिए नहीं लिखते हैं कि आपका नाम हो जाए। आवाज नहीं आ रही है।
बहुत गंभीर बात आपने कही है, और ये जो संतोष है और कि मुझे लिखना इसलिए है क्योंकि ये मेरी इनर कॉलिंग है, मेरा मन है लिखने का, और मेरी ये अभिलाषा है एक साहित्यकार के तौर पर। और जो बातें आपने यहाँ रखी हैं वो युवाओं को प्रेरित करेंगी कि चकाचौंध के पीछे भागने से ज्ञान अर्जित नहीं होता है। बात आपने की थी कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं और समाज की दिशा साहित्य कम पढ़ने से बदल रही है। तकनीकी विकास के साथ समाज का जो उत्थान होना चाहिए था, वो हम नहीं देखते हैं, और सामाजिक मूल्यों का भी अधिक विघटन हो रहा है। देश के संदर्भ में, दुनिया के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में, तीनों जब क्षेत्र आप देखते हैं और समाज में जो हो रहा है आज के, तो उसमें आप किस तरीके से चिंतन करते हैं तीनों स्तरों पर, दुनिया, देश और आपका बिहार, हमारा बिहार? देखिए, ये तीनों आपस में बिहार दुनिया से अलग नहीं है और भारत दुनिया से अलग नहीं है। दुनिया में आज का जो विश्व है, जो बाजारीकरण का जो दौर है, ये मेरे किताब का नाम आपने देखा कि मेरा कविता संग्रह है बंजारा के देश में। बंजारा के देश में क्या? ये व्यापारियों का देश। वो जो कविता है हमारी, उसमें उस कविता में मैंने उसका शीर्षक कविता है बंजारा के देश में शीर्षक। तो उसमें कविता में क्या है कि एक कवि उसमें एक पंक्ति है कि साइबेरिया के मैदान से और थार के मरुस्थल तक एक ही चीज है कि सब कुछ बिकता है यहाँ, स्नेह ममता तक बिकता है। यानी कि बाजार मूल्य पर हर चीज को बेचने की जो प्रथा है वो हमारे गांव तक पहुंच गया है। ये चिंता की बात है। आप ये देखिए कि गांव 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 में गांव से नाटक गायब हो गया। गांव में अब नाटक नहीं होता है। शहरों में भी अब बहुत कम नाटक होता है। नाटक ऐसा क्षेत्र था जो हमारे समाज में साहित्य का निर्माण करता था। क्यों बाल मनपढ़ में और बहुत से लोगों पर में नाटक का संवाद विभिन्न प्रकार के होता था। ये तो इस प्रकार के जो हमारी लोक संस्कृति की जो नाट्य परंपरा थी या लोक संगीत था, लोक गाथा थी, ये सब जिनके पूर्वजों के गाथा है वो लोग भी नहीं जान रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का ये गाथा है। ये चीज केवल एक ही रंग का जो बड़े महानगरों में जाते हैं तो एक ही रंग का सड़क, एक ही रंग का बहुमंजिला भवन। न्यूयॉर्क में भी वैसा ही सड़क है, वैसा ही भवन है, मुंबई में भी वैसा ही है, बेंगलोर में भी वैसा ही है। लेकिन आपके गांव सब अलग है। आपके पूर्णिया का सुखसेना गांव का कुछ अलग विशेषता है और हमारे गांव के कुछ अलग विशेषता है। कुछ न कुछ अलग है। आपका एक रंग नहीं दिखेगा। ये चीज तो आपको बचाना होगा। ये चीज आपको बचाना होगा। ये ग्लोबलाइजेशन इसी को समाप्त करना चाहता है। ये सार्वभौमिकीकरण हमारी अस्मिता को समाप्त करना चाहता है। हमारी पहचान पर में संकट है। उसको बचाना साहित्य का ही दायित्व है। और इसीलिए कहते हैं कि आपको साहित्य पढ़ना जरूरी है लोगों को। लेकिन दिलीप जी, जब पैसा आता है आदमी के हाथ में और जब वो अपने आप को एकदम चमक में दिखाता है, तो अगला भी चाहता है कि मैं भी ऐसा ही दिखूं। तो एक कंपटीशन शुरू हो जाता है कि मेरा रहन सहन, पहनावा, जीवन सब अगले के जैसा ही हो। अब एक तनातनी शुरू हो जाती है कि मेरा भी घर ऐसा हो, मेरे भी बच्चे यहाँ पढ़ें, और हर चीज के लिए आर्थिक चीजों की जरूरत होती है। तो मानवाधिकार कहता है कि सबको बराबरी मिले, सबको बराबर मिले। तो बराबरी में और विविधता खत्म होने में ये तो एक बड़ा जटिल प्रश्न हो जा रहा है। अगर सब बराबर होना चाहेंगे तो विविधता तो नहीं, बराबरी सब बराबर तो हो नहीं सकता है। लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार विकास करने का लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को बढ़ने का अधिकार तो सबको है और मिलना भी चाहिए। लेकिन इसमें विविधता को बचाना भी तो उसी समाज का दायित्व है। आप एक उदाहरण लीजिए कि वो जो नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस कंपनी के हैं, बड़ी कंपनी है इन्फोसिस। उनकी पत्नी लेखिका है सुधा मूर्ति। उनके 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 बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके बारे में लोगों को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए ना कि इतनी आर्थिक रूप से बड़ी हस्ती है वो। एक बड़ी लेखिका भी है वो, सुधा मूर्ति की बात कर रहे हैं।
और उनका जो जीवन है, आप देखिए कि जब वहां पर मैं उनके उनका जो पारंपरिक तीज त्योहार होता है, तो सुधा मूर्ति उसी अपने ग्रामीण समाज के बीच में बैठकर वो त्योहार मनाती हैं। आपको सोचना चाहिए कि आपके छठ पर्व में यदि किसी को दिल्ली से आना है तो गांव आना चाहिए ना। नहीं आइएगा तो गांव आपका बचेगा? नहीं ना बचेगा। आप गांव में आकर के यदि आप जो बड़े लोग हैं हमारे, हम इस पहले भी आपको इसने इस पे संकेत किया है कि हमारे समाज के जो बड़े लोग हैं, एम्बेसडर हैं, ब्रांड आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उन लोगों को अपने संस्कृति की तरफ मुखातिब होना चाहिए। और जहां है वहां भी आप करिए, अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करिए। और जब मौका लगे तो अपने जन्मभूमि पर में आकर के अपना संकेत दीजिए। देखिए, एक चीज बात निश्चित है कि जो समाज आगे बढ़ रहा है आर्थिक रूप से या शैक्षणिक रूप से, उसी का नकल करता है पिछले वाला जो समाज है। तो उन लोगों को मॉडल प्रस्तुत करना पड़ेगा। एक बार हमारे एक विद्वान हुए, आप नाम सुनी होगी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व में कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा, बड़े स्कॉलर हुए, देश के बड़े नामी स्कॉलर हुए। वो हिंदी साहित्य सम्मेलन के भी अध्यक्ष थे, मैथिली के भी विद्वान थे, और अंग्रेजी के ही वो विद्वान थे, अंग्रेजी के ही हेड थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो उनके जीवन कथा जब पढ़िएगा तो जब उनका गांव था सरसोपाही, जब वो आते थे अपने गांव तो दरभंगा में, वो बहुत मॉडर्न ख्याल के लोग थे उस जमाने में, तो दरभंगा में उतरकर अपना पैंट कोट और टाई रख देते थे और वहां धोती पहन के अपने गांव आते थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे वो उस जमाने में। तो कहने का अर्थ है कि उनको तो संस्कृति बचाने का गौरव बोध था ना। उन मिथिला में तो उनसे बड़ा उस समय में कोई आदमी नहीं था। अमरनाथ झा से बड़ा आदमी मिथिला में उस समय कोई नहीं था। फर्स्ट वाइस चांसलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सर गंगानाथ झा, उनके बेटा थे वो। दोनों बाप बेटा दोनों वाइस चांसलर हुए एक ही विश्वविद्यालय के, वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। तो वो एक उदाहरण है कि आप सोचिए कि वो उनसे बड़े अभी भी नहीं हुए हैं। आप मिथिला में अभी कोई हो नहीं रहा उतना बड़ा आदमी। बहुत बड़ा बड़ा लोग हो रहा है लेकिन उतना बड़ा नहीं हो रहा। कम म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। एक सवाल जो और मेरे ज़हन में आता है वो ये कि एक राज्य के रूप में पिछड़े राज्य की पहचान बताने वालों और दूसरे राज्यों में लगातार स्वाभिमान पर चोट करके बिहार के लोगों को अपमानित करने वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कहीं भी जहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है किसी भी बिहारी के साथ, या फिर एक मिथिला के तौर पे ही नहीं, बस बिहार के तौर पे, तो उन लोगों को आप क्या देखिए, बिहार और मिथिला के दोनों का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है लेकिन है एक ही। क्योंकि श्रमिक पलायन दोनों क्षेत्र से, बिहार का सभी क्षेत्र से हो रहा है, मिथिला क्षेत्र से भी हो रहा है, भोजपुर से भी हो रहा है, मगध से भी हो रहा है, हर जगह से हो रहा है। बिहारी की जो भी प्रतिभा है और जो श्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए। आप उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। कई जगह ऐसा है कि यदि बिहारी लोग वहां से चले आए तो वहां का कई उद्योग धंधा आपका बंद हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न उपेक्षा जो हो रहा है बिहारी लोगों को, खास करके हम अपने मिथिला के लोगों को भी कहना चाहेंगे कि आपको अपनी पहचान, अलग पहचान यहाँ पर अपनी यहाँ स्थापित करनी होगी। और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस सारे उनके अपमान के लिए, चाहे रोजगार पलायन के लिए, अब कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार यहाँ के राजनेता हैं। उनका कोई दृष्टि नहीं है। क्यों, क्या जरूरत है कि आप दूसरा स्टेट विकास करेगा जिसके पास संसाधन नहीं? आप मिथिला क्षेत्र का ही लीजिए, यहाँ पर में न जल का अभाव है, भूमि उपजाऊ है, प्रतिभा है, श्रम करने की क्षमता है, तो और एक क्षेत्र के विकास के लिए और क्या चाहिए? यही सब न विकास का पैमाना होता है। लेकिन हमारे राजनीतिक दृष्टि जो है बिल्कुल क्या कहते हैं, भोथापन है उसमें। उसको दृष्टि को दिखाना है कि हमारे क्षेत्र के लोग कम से कम पलायन करें। लोग बाहर जाएं कमाने के लिए, क्यों नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी प्रतिभा के कारण जाएं। अब 300 रुपया कमाने के लिए कोई मुंबई जाता है प्रतिदिन 300 रुपया कमाने के लिए। जम्मू कश्मीर में अभी देखिएगा कि बिहारी मजदूर मारे जा रहे हैं
जम्मू कश्मीर में पिछले 2 साल का मेरा एक कविता है, बिहारी दिहाड़ी वाला मजदूर, हाँ, जो कि कौन कौन मारा गया जम्मू जम्मू कश्मीर में? ज्यादातर बिहारी मजदूर मारे गए हैं पिछले 2 साल में। क्यों मारे गए हैं? जी, आग्रह करूंगी कविता पे, अगर आप जो आपने अभी जिक्र लिया जिस कविता का, क्या वो कविता सुनाने के लिए उपलब्ध है आपके पास अभी? नहीं, अभी हमारा इसी मोबाइल में है, तो हम उसके लिए हम खेद है, हम आपको भेज देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये कविता है जो कि कश्मीर में जो बिहारी मजदूर मारे गए पिछले 2 साल में, आप देखिएगा कि ज्यादातर मजदूर कौन मारा गया? बिहार का है। तो कितना पैसा कमाने के लिए गया है वहाँ? 500 से 600 रुपया रोज। कश्मीर में अपने प्राण की बाजी लगाकर आतंकवादियों के बीच में वो 500 से 600 रुपया कमाने के लिए गया है यहाँ से। और वो केवल और केवल यहाँ के राजनेताओं के दृष्टि बोध नहीं होने के कारण ही लोग जा रहे हैं। पलायन को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और बिहार से पलायन को रोकना, श्रमिक पलायन का, हमें नहीं कह रहे हैं शैक्षणिक पलायन का, ऐसा पलायन के रोकने की जरूरत नहीं है कि देश हमारा भी है। भारत देश किसी एक राज्य के लोगों का नहीं है, भारत देश सबका है, तो हम कहीं भी जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन अब कोई एक 2 शाम की रोटी के लिए जो कहीं जाता है काम करने के, तो ये तो स्टेट के लिए, राज्य के लिए लज्जाजनक बात तो है। आपको ये भी बात स्वीकार करना पड़ेगा। इसके लिए इससे आप बच नहीं सकते। ठीक है, मजबूरी है तो लोग जाएंगे ही, और बिहारी लोगों का योगदान सब जगह है। इसलिए जो लोग इस प्रकार का कर रहे हैं, या बिहारी लोगों को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, वो तो गलत है, उसको तो कभी भी सही कहा ही नहीं जा सकता है। और दिलीप कुमार जी, इस बारे में आपकी क्या राय है, जो एक भाट चारण की तरह एक गुणगान होता है कि व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप आजकल फॉरवर्ड किया जाता है कि बिहार में ये हुआ, इतना हुआ, उतना हुआ, बजाय गंभीर साहित्य पढ़ने के व्हाट्सएप में केवल केवल 2-3 इंसिडेंट्स को खूब भुना भुना करके बताने से और उस पर एक मतलब एक छद्म गौरव करने से क्या बिहार का उत्थान हो जाएगा? नहीं, नहीं। आप जो वास्तविकता है उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हमने अभी कहा ना पलायन के विषय में कि ये चीज़ है, यहाँ का सत्य है। पलायन के विषय में यहाँ का सत्य है कि एक कविता है, अ, मैंने एक कविता लिखा है कि एक फगुआ के रंग हमरो नीक लगैया। वो कविता का थीम बता रहे हैं आपको कि एक ऐसी स्त्री की कविता है वो, जो जिसका पति बाहर रहता है, तो 10 साल हो गए उसके शादी का, लेकिन फगुआ में उसका पति उसके साथ नहीं, कभी कभी भेंट नहीं हुआ उसको। फगुआ मतलब होली में कभी भेंट नहीं हुआ उसको। ये पलायन की पीड़ा है, एक स्त्री की पीड़ा है। ये चीज है। और गौरव केवल छुच छुच्च गौरव करने से कुछ नहीं होगा। मान लीजिए खाली आप गौरव करिएगा, उससे क्या होगा? गौरव 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 काम का होना चाहिए। गौरव इतिहास का गौरव करने से कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। आपको इतिहास बनाना है, आपके पूर्वजों का इतिहास, उसको पढ़िए, प्रेरित होइए। हम इस बात के समर्थक हैं, इतिहास को जानना है, हमारा इतिहास क्या है। लेकिन आप कोई भी एक छोटा मोटा कोई काम कर लेंगे, ये कोई आदमी एक कुछ कर लिया, कोई आईएएस बन गया या कोई कुछ हो गया, उसको व्हाट्सएप में चला रहे हैं, गौरव कर रहे हैं, हमारे जाति का लोग इतना वो हो गया, हमारे जाति का फलाना ये हो गया। ये सब हीन भावना, हम समझते हैं हीन भावना है। आप अपने समाज की बात करिए और समाज के उत्थान की बात करिए। आप एक व्यक्ति के जानने से आपकी महानता कभी नहीं होगी। आपका समाज आगे बढ़ेगा तभी आपकी महानता होगी। लोग, आप अपने आप को यहाँ जो समझिए, बिहार में क्या है, टुकड़ा-टुकड़ा में लोग अपना अस्तित्व कायम कर रहा है। फलाने जाति के हम हैं, फलाने समुदाय के हम हैं, तो हम बड़े हैं, हम किसी से कम। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि आपको जब यहाँ बिहार के सीमा से बाहर जाते हैं तो आपका आइडेंटिटी क्या है? आप बिहारी हैं, आपकी आइडेंटिटी बिहारी है। तो बिहार का ऐसा काम करो ना भाई कि जाकर के आपका परिचय जो है लगे कि जहाँ आप बिहार के हो तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़े। तो उस पर ध्यान नहीं है, और ऐसे ऐसे जो भी हो रहा है वो समाज के लिए, इसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। आपको समाज के लिए काम करके दिखाना पड़ेगा। व्यक्ति विशेष से गौरव करने से कुछ खास लाभ नहीं है इसका। आप एक कविता सुनाने वाले थे अभी, एक हाँ, स्त्री विषयक एक एक ऐसी कविता जिसमें स्त्री
फागुन बीत जाते हैं और उसका जो हाँ, ये कविता है मेरे पास, है ये कविता कि ये स्त्री की पलायन की पीड़ा है, मिथिला की स्त्री की पलायन की पीड़ा है, बिहार की स्त्री की, मिथिला की स्त्री, बिहार की स्त्री, बात बराबरी चल रहा है। सुनिए इस कविता को हम सुनाते हैं। फगुआ के रंग हमरो नीक लगैया। कविता के शीर्षक है फगुआ के रंग हमरो नीक लगैया। गांव में कौआ नहीं कुछ रही है, गांव में अब कौआ नहीं कुछ रही है। चार तो रहले नहीं, चार मतलब छप्पर, चार तो रहले नहीं जे बैसत कुछ रथ। कखनो काल कौआ छतक ऊपर टाँय टाँय करत रही है। डाक पीनक घंटी प्रतीक्षा अब नहीं रहले। गाँव में रुपया देवा वाला मशीन लाग गई है। गाँव में रुपया देवा वाला मशीन लाग गई है। मुदा सोनुक पप्पा एखनो परदेशे में रहे छथिन। मुदा सोनुक पप्पा एखनो परदेशे में रहे छथिन। एतुका सरकार कोनो काज रोजगार कहाँ दै छथिन। एतुका सरकार कोनो काज रोजगार कहाँ दै छथिन। हाथ में हाथ जोड़ कऽ सड़कक कात में ठाड़ करेलखिन। देखा में तो निक लगले। मरद जनानी एके संगे हाथ में हाथ मिलेलक, मुदा मुंह तक हाथ कोना जते से कहाँ सोचे छथिन। मुदा मुंह तक हाथ कोना जते से कहाँ सोचे छथिन। मुनिया हमर नीक जगह कोना पढ़ते से कहाँ करे छथिन। 17 बरस पहिने हमर बियाह भेलै, मुदा फगुआ में सोनुक पप्पा से आइ धरि भेंट नहीं भेलै। ओ रोपनी आ कटनी में गाम अबै छथिन। ओ रोपनी आ कटनी में गाम अबै छथिन। अखाड़ में रोपै छथिन आ अगहन में कटै छथिन। हाँ, टच वाला दिल्ली पंजाब कमा कर टच वाला मोबाइल कीन देलखिन। सुन रहल छियै। दिल्ली पंजाब कमा कर टच वाला मोबाइल कीन देलखिन। छोटकिनमा हमरो व्हाट्सएप सिखा देलकै। कैकटा नवतुरिया से मोबाइल पर किदन कहाँ दिन पठबैत रहे छथिन। वह लोकनि फगुआ में हमरा रंग से सराबोर कऽ देलखिन। झूठ किया कहब, फगुआ के रंग हमरो नीक लगैया। बड्ड नीक कविता, भावुक, भावपूर्ण व्यंग्य अछि एहिमे, बहुत तीखा व्यंग्य। हाँ, देखियो जे एकटा स्त्री के जे छै जे ओ की पीड़ा व्यक्त कर रहल छै से देखियो। ओहि बात के जे ओकर यह ई आम अहाँके हम एखन जानकी वाला कविता सुनेलहुँ। ई मिथिला के अथी छियै, वास्तविकता छै। अहाँ जे गाम में जायब एखन मिथिला के गाम सबमे, हम तऽ गाम सबमे जाइ छियै, दौरा करै छियै, गाम सब हम घूमैत रहै छियै, देखैत रहै छियै नजदीक से लोक सबके जाकऽ गपो सब करैत रहै छियै। हमर कनि अलग टाइप से साहित्य लिखे के अथी। तो ओहिमे जहन अहाँ जखन धान रोपे के टाइम छै, एखन धान रोपे के टाइम छै ने, एखन जहन धान रोपनी के टाइम हेतै तऽ अहाँ ककरो कहबै जे गाँव में हमरा धान रोपे के एकटा वीडियो बना कऽ पठाबै लए, सब मजदूर महिला भेटत। पुरुष मजदूर नहीं रोपे छै धान एठाम, कटे ला नहीं जाए छैहे ने पुरुष। गाँव में काज करे वाला पुरुष जे छै, मतलब वृद्ध छै, जे विकलांग छै, प्रकार के लोग छै गाँव में। लेकिन जे जवान आदमी, युवा लोग छै जे काज करे वाला, वो सब बाहर छै, पत्नी सबके गाँव में छै। वह मजदूरी वह काज करे छै, वह ओकरा लेल कतेक नमहर दायित्व छै महिला के पास, सोचियो। एहि बात में चिंतन करैत रहे छी। वह अपना बच्चा के स्कूल पढ़ाने छै, पहुंचाबै छै, वो खेत में मजदूरी करे छै, वो हाट बाजार करे छै, और अपन रिश्तेदार नातेदार के कुटुंब के नौ थकार सेहो पूरै छै महिला। हमरा ओहन लोग सबसे सामना होइया। हम ओकर सबके देखै छियै, ओकर सबके काज करे के क्षमता महिला सबके आ दायित्व, तऽ हमरा बहुत अथी भऽ जाइया जे हम नहीं कऽ सकै छी एते काज जते ओ कऽ रहल छै। ई सबटा पलायन के कारण छै, सबटा पलायन के बात छै। गंभीर दुख है ये, गंभीर दुखक बात छै जे एहन स्थिति भऽ गेल छै। गांव में आइ पुरुष नहीं भेट रहल छै, परिवार टूटल जा रहल छै, समाज के विघटन, बच्चा के अपन बापक सुख नहीं भेट रहल छै बचपन में। ई सब डेफिनेटली बहुत गंभीर बात छै। नहीं, अहाँ जे बिहार पर जे फोकस करे छलियै गप, ई मात्र और मात्र बिहारे के गामक स्थिति छै, आन ठाम आन प्रदेश की स्थिति नहीं छै। ई चीज बदले के जरूरत छै। जे युवा काज करे वाला लोग छै, तकरा काज के विषय में सोचे के चाहिए सरकार के।
जे एकरा काज केना भेटतै, केना लोग गाम में ठहरत, ई मान के चलू कि 80% से ऊपर युवा हर टोल में, हर गांव में से बाहर अछि, अहाँके गांव में नहीं है। एखन देखबै कि वोटिंग होइ छै, लोकतंत्र के चुनाव भेलैया, ओहिमे पुरुष सब 20 से 25% महिला के वोटिंग छै। किया? पुरुष नहीं छै गांव में, तैं भेलैया वोट महिला के बेसी। वएह सब छथिन, पूरा के पूरा की कहै छै, स्त्री आधारित व्यवस्था भऽ गेल छै एहिठाम, लेकिन स्त्री के ओ महत्व नहीं भेट रहल है, लेकिन काज सबटा वएह सब कऽ रहल छथि। एकर अहाँ दूरगामी परिणाम की देखै छी? दूरगामी परिणाम की देखबै? एकटा चीज एकर सकारात्मक देखै छियै जे स्त्री में एतेक जागरण आबि गेलैया, जे पहिले होइ छलै कि जे खाली काज करैया स्त्री और ओकरा अपन जेना तेना के पुरुष अपन ओकर पैसा लऽ लेलक, या अपन जे भेलै से अपन खेलक पीलक आ किछु अथी कलक। आइ स्त्री के हाथ में मॉनेटरी पावर सेहो आबि गेलै, तऽ वो अपना ढंग से पाई कमाई छथि, अपना ढंग से पुरुषो पठबै छै हुनके नाम से रुपैया बैंक में, तो एटीएम से रुपया निकालै छथि ओ सब आ खर्च करै छथि अपना ढंग से। ई चीज सब छै। दोसर चीज जे एकटा क्रांतिकारी परिवर्तन छै एहिठमका समाज में, कि बच्चा के पढ़ाबै पर हुनका सबके बहुत ध्यान चलि गेलैया, ई बात खासकर बेटियों सबके पढ़ाबै में। तऽ ई चीज हमरा बहुत प्रसन्नता दैया, जे आबै वाला जे पीढ़ी छै एक जनरेशन के बाद बदलतै, जहन सब महिला एहिठमका हर वर्ग के, निचला से निचला तबका के महिला सब बच्ची सब जे पढ़ि रहल छै, वो सब पढ़ला के बाद में ई समाज के पूरा परिवर्तन होवे वाला छै, बहुत क्रांति होवे वाला छै। हम ई देख रहल छी, सकारात्मक देख रहल छी। ई लोग, लेकिन ई सरकार नहीं, लोग अपने बदल रहा है वो स्थिति। अपन संघर्ष छै, ओहिमे महिला के संघर्ष छै ई समाज। ई बहुत पैघ बात भऽ रहल छै। हम वो जे कहने छलहुँ कि अहाँके स्कूल वाला जे कविता, बहुत छोट कविता हम लिखने छलियै, जाहिमे हम वो ताकै छियै, यदि हमरा भेट गेल तऽ अहाँके हम सुनायब। वो कविता बहुत महत्वपूर्ण कविता छै, बहुत 4 लाइन के कविता छै वो, जे केना जे छै, मतलब स्त्री बच्ची सब जे स्कूल से जाइत रहे छै, तऽ एकटा दृश्य एहन देखलियै हम, कविता लगे नहीं सुना सकब हम, लेकिन एकटा दृश्य देखलियै जे साइकिल रोकि कऽ स्कूल जाइत घूरैत बच्ची, और अपन माय के धान के बोझ साइकिल के कैरियर पर लादि देलकै सब, आ माय के कहलकै जे अहिना तू पैदल चल। ई दृश्य देख के हमरा बहुत अद्भुत हमरा लागल छलै। तो हाँ, वो चीज मतलब माय के बोझ के कतेक हल्लुक कऽ देलकै ओ, ओकरा माथ पर 1 किलोमीटर बोझा लऽ जाय पड़तै, से साइकिल पर लादि देलकै। ई संकेत जे छै ने, से बहुत सकारात्मक संकेत छै। सही है, बहुत सकारात्मक संकेत है। तो एक बार फिर मैं आती हूँ अपने एक और विषय केंद्रित पे, मिथिला पे आती हूँ। लोग कहते हैं कि अ, मिथिला जो ये क्षेत्र है, इसके लिए हमको अपनी पहचान के लिए कि एक अखिलेश झा जी से एक बार मैंने साक्षात्कार किया था, उनसे बातचीत की थी। तो वो पहले रेडियो अनाउंसर रहे हैं दरभंगा से। तो उनसे जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि प्रज्ञा जी, बंगाल जो है एक राज्य है, तो वहाँ के लोगों की भाषा है, उस भाषा से उसका रोजगार है, सब कुछ मिलता है उनको, और पूरा देश दुनिया बंगाल को जानता है। लेकिन बंगला और मिथिला एक समय से ही उगे उठे क्षेत्र होने के बावजूद मैथिली आज बहुत पीछे है, क्योंकि उसकी एक राज्य, एक भाषा और एक अपनी एक एंटिटी के तौर पे पूरी अपनी पहचान सरकारी तौर पे नहीं है। तो इस दिशा में बहुत आंदोलन भी देखा है मैंने, अखबार में पढ़ती हूँ और फेसबुक और अन्य माध्यमों से देखती हूँ कि मिथिला का अपना राज्य होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए। और हाल ही में कुछ दिन पहले आपके अरुणिमा के इस पे भी मैंने पढ़ा था कि मिथिला जो भारत में पहला जो ये हुआ था, जिसको आप कहते हैं पार्टीशन, पहला जो पार्टीशन हुआ था वो मिथिला का ही हुआ था, जब नेपाल के मेरे ख्याल कुछ क्षेत्रों से मिथिला को काट के आधा नेपाल को दे दिया था अंग्रेजों ने। वो उस कहानी में कितनी सत्यता है उसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम, पर बहरहाल ये जो पूरा मिथिला का जो रीजन है और इसके जो डिस्प्यूट्स हैं, इसका जो अस्तित्व है, इसकी जो लड़ाई है, उसके लिए अभी जब ये रोजगार के रूप में ही संगठित नहीं है ये जगह,
जब ये जगह साहित्यिक रूप से भी इस समय बिखरी हुई है बहुत ज़्यादा, वहाँ भी संगठन नहीं है, तो एक अपनी अलग पहचान के लिए कैसे वो क्रांति करेगी? देखिए, इसमें मेरा दृष्टिकोण ये है कि पहचान तो बाद की बात है। अ, पहचान तो मिथिला का पहचान है। ऐसा मैं नहीं मानता कि मिथिला का पहचान नहीं। पहचान कहाँ होता है? पहचान होता है बुद्धिजीवी और जानने वाले लोगों के बीच में। जो जो दुनिया में या भारत में जहाँ भी आप जाइएगा, जो जानते हैं भारत को, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ, वो मिथिला को जानते हैं। क्योंकि आप मिथिला को इग्नोर नहीं कर सकते। भारत का इतिहास आपको जानना है, भारत की संस्कृति आपको जानना है, तो मिथिला आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि हम हैं वहाँ। आप रामायण काल और महाभारत काल, 2 महाकाव्य जो रामायण महाभारत उल्टाइए, वो तो मिथिला वहाँ है ना। वहाँ मिथिला है, तो आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? वो चीज़ छोड़िए, लेकिन हम इस आधुनिक व्यवस्था मिथिला के बारे में आते हैं। ये चीज़ जो सांस्कृतिक आवरण ओढ़कर भाषा के लिए या मिथिला की संस्कृति महान है, इसलिए मिलना चाहिए मिथिला राज्य, हम इस बात से सहमत नहीं हैं। संस्कृति से क्या हो जाएगा? भाषा से क्या हो जाएगा? बहुत कुछ नहीं होगा। और भाषा का आधार पर राज्य बनने का जो है भारत में, यह खत्म हो चुका है ये अवधारणा। एक बार भाषा पुनर्गठन आयोग ज़रूर हुआ था, लेकिन अब कोई भी राज्य भाषा के आधार पर नहीं बनता है, ये लोगों को समझना चाहिए। लेकिन मिथिला राज्य क्यों बनना चाहिए? क्योंकि मिथिला की सारी आर्थिक और भौगोलिक चीज शेष बिहार से अलग है। हम अलग हैं मिथिला शेष बिहार से। हमारी भौगोलिक सीमा निर्धारित है। क्या है? बृहद विष्णु पुराण से लेकर अभी तक आप देखिए, मिथिला का सीमा निर्धारण किया गया है कि गंगा के इस पार, गंगा से उत्तर और हिमालय के निकट। आप जिस बात कर रहे थे, सुगौली संधि की बात कर रही थी कि 1860 में अंग्रेजों ने संधि किया, तो अब मिथिला का कुछ पार्ट चला गया। वो तो अब इंटरनेशनल सीमा हो गया, उसके बारे में अभी क्या कहा जा सकता है? कुछ नहीं, अभी कुछ कहना बेकार की बात है। अभी जो मिथिला का पार्ट बचा है भारत में, हम उसी पर बात कर सकते हैं। तो जो इसका भौगोलिक है, इसकी नदियां, इसकी भौगोलिक सीमा है। यहाँ का उद्योग पहले विकसित उद्योग रहा है। इस पर लंबा समय नहीं है, तो आपको हम इस बारे में बहुत बात कह सकते थे इस पर में, क्योंकि मिथिला का अपना उद्योग रहा है और काफी विकसित उद्योग रहा है। यहाँ पर करीब 100 बरस पहले, आजादी से पहले, यहाँ पर में अपना उद्योग, सब कुछ आत्मनिर्भर था। यहाँ हमारा गांव आत्मनिर्भर गांव था। हमारा गांव मतलब मेरा गांव नहीं, मिथिला का गांव आत्मनिर्भर गांव था। बहुत चीज हमको बाहर से जुटाने की जरूरत नहीं थी। बहुत कम चीज हम बाहर से लोगों से लेते थे। हर गांव अपने आप में स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। वो चीज चूंकि अब सरकारी व्यवस्था हुआ, हस्तक्षेप हुआ, तो अब ये सब चीज तो खत्म हो गया। अब तो सब चीज सरकार के हाथ में, सरकार जैसा चाहती है विकास उसी मॉडल में चलता है। तो मिथिला को विकास के लिए आर्थिक वो जो पलायन है, वो जो मिथिला का जो विकास दर सबसे पीछे है, पर कैपिटा इनकम जो सबसे पीछे है, हमारा जो टैक्स कर देते हैं हम सबसे ज्यादा, बिहार में कर देते हैं किसी भी क्षेत्र से तो कम कर नहीं देते हैं हम। और हमारा विकास अभी जब बांटिएगा बिहार को 3 पार्ट में, आप भोजपुर क्षेत्र का विकास, तीनों भोजपुर क्षेत्र का अलग भूगोल है, मगध क्षेत्र का अलग भूगोल है, मिथिला क्षेत्र का अलग भूगोल है। तो उस पैमाने पर हमारा जो हिस्सा बनता है, मान लीजिए हम मिथिला को अलग करने की बात नहीं करते हैं। एक भौगोलिक रूप से तो मिथिला अलग है, सरकार भी मानती है इस बात को कि उत्तर बिहार कहता है, उसको कहता है ना, लेकिन उत्तरी बिहार सही, लेकिन आप कहते हैं ना उसको उत्तर बिहार का विकास कैसे होगा? तो उत्तर बिहार ही मिथिला क्षेत्र है। तो उस हिसाब से मेरा विकास करिए कि नहीं। आप विकास में विभेद हो रहा है मिथिला के साथ। जितने भारत सरकार इंस्टीट्यूट खोल रहा है, सारे चीज कहाँ खुल रहा है? मगध क्षेत्र में खुल रहा है। आईआईटी बनेगा वहीं बनेगा, नालंदा यूनिवर्सिटी वहीं बनेगा, सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय वहीं बनेगा, आईआईएम वहीं बनेगा, जितने भी एनआईटी वहीं बनेगा। सब चीज तो पटने में, नालंदे में बनेगा। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ भी कुछ बनेगा ना। इसको आप बिहार में ही है ना, इसको तो सोचिएगा ना आप। तो जब ये इसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है, तो विकास के लिए, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए ये मिथिला क्षेत्र का विकास जरूरी है। और ये मिथिला अलग भूगोल है। आप जो लोग नहीं मानते हैं, देर से उनको मानना पड़ेगा ये बात कि मिथिला शुरू से अलग रहा है, अभी उसका भूगोल अलग है।
आप स्टेट नहीं भी बनाइए, लेकिन मिथिला के रीजन के विकास के बारे में आप सोचिए। थोड़ा अलग से इसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसका अलग अलग है, विकास का हर पैमाना अलग है। आप मखाना कहाँ होता है बिहार में? मखाना बिहार में मिथिला क्षेत्र में होता है ना। आपके पूर्णिया से लेकर के मधुबनी तक में ना मखाना का खेती होता है। आपने जीआई टैग मिथिला मखान करके दिया है अभी भारत सरकार ने उसको। तो वो ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत उत्पाद हैं जिसको आप जीआई टैग दे सकते हैं, ब्रांडिंग कर सकते हैं और मिथिला आगे बढ़ सकता है। तो मिथिला राज्य भाषा या संस्कृति के आधार पर जो लोग कहते हैं उससे हम बहुत सहमति नहीं रखते हैं, लेकिन आर्थिक विकास के लिए मिथिला बहुत जरूरी है, वो बहुत आवश्यक है और मिथिला के लोगों का वो अधिकार है। दिलीप कुमार जी, कार्यक्रम अब अपने अंत की ओर है और इसमें अच्छी खासी चर्चा हुई। हमने आपके जीवन के बारे में जाना, आपका बचपन कैसा था, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की, साहित्यिक रुझान कैसा हुआ, पठन पाठन, साहित्यिक विमर्श, आपकी कविताएं हमने सुनी। शतदल रेडियो के आज के सत्र पर ये सारी बातचीत इस दिशा में है कि एक इस प्रकार का ज्ञान रखने के लिए कि हम सामाजिक चिंतन, एक अच्छा जीवन जी सकें, समाज के काम आ सकें, उसके लिए साहित्य बहुत आवश्यक है। ये मैं यहाँ से आज की इस बातचीत से ये मेरा टेक अवे रहेगा। मेरी खुद भी एक कोशिश रहेगी कि मैं मैथिली भी पढ़ूँ, वो मेरी मातृभाषा है और आप हमेशा ये कहते भी हैं कि मैथिली में बाजू, कम से कम हमरा से गप करे छी त मैथिली में गप करू। हम अहीं के नहीं कहै छी, केओ मैथिल छथि तो हम सबके कहै छियै जे अहाँ कम से कम अपना में हमेशा बात करी, अपना मातृभाषा में। बाहर बात करू, बाहर लग किछु छै, बाहर की छै। आ जब बजबै नहीं तो भाषा सुरक्षित रहतै केना? बात से छै। बात उचित है, बहुत सही है, ये तथ्य एकदम सही है, पर चूँकि हम बाहर रहते हैं हम लोग और शहर हाँ, आते हैं तो फिर बातचीत करने का प्रयास करते हैं और पूरी कोशिश रहेगी मेरी आपकी ये 2 किताबें तो जाते-जाते श्रोताओं को एक बार फिर आप अपनी सभी किताबों के बारे में बताएँ कि किन-किन किताबों का प्रकाशन आपके लेखन और अब तक हो चुका है? एक बार फिर आप अपनी किताबों के बारे में बताएँ। मेरी 2 कविता संग्रह है। एक अरुण स्तंभ, एक बंजारा के देश में, 2 उपन्यास है, दूधा पागा और सिरौर। एक कहानी संग्रह है अनुराग नाम से। एक यात्री नागार्जुन पर में, उसको कह सकते हैं क्रिटिक्स ही कह सकते हैं कि वो भी थोड़ा अलग विषय से लिखा हमने। यात्री नागार्जुन मिथिला, यात्री और नागार्जुन, हिंदी में नागार्जुन, मैथिली में वैद्यनाथ मिश्र यात्री। मिथिला के बारे में वो क्या सोचते थे, उनका साहित्य क्या कहता है मिथिला के बारे में, हमने इस पर में उसको लिखा है। तो थोड़ा डिफरेंट चीज लिखा हमने कि उनकी हिंदी रचनाओं से भी और मैथिली रचनाओं से मैंने उसमें जो भी हमको मिला मिथिला के बारे में। महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि यात्री की आत्मा भी मिथिला में ही बसती थी। उनकी हिंदी की भी रचनाएं, चाहे वो जो भी रचना, कहानी पढ़िएगा, कविता पढ़िएगा, मिथिला हर जगह है, हिंदी में भी। तो उसको मैंने लिखा उसमें। और अरुणिमा वो पत्रिका का संपादन करते हैं। बस, और क्या, हम लोग जब मैथिली मिथिला क्षेत्र छोटा सा क्षेत्र है और हम लोग यहाँ पर रह करके चाहते हैं कि मातृभाषा का कुछ जो भी कुछ हो वो करने का प्रयास करते हैं। और आप लोगों का स्नेह और सतदल रेडियो ने मुझे यहाँ पर बुलाया, तो उसके लिए हम सतदल रेडियो को और आपको, प्रज्ञा जी को, मैं आपको बराबर सुनता रहता हूँ, आपकी कविताएं भी पढ़ता हूँ, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और आपने मुझे बुलाया और इस माध्यम से मिथिला की बात और मैथिली की बात बाहर जाए, तो ये हमारे लिए बहुत सुखद है। मेरी दिली इच्छा थी कि आपसे एक बातचीत हो इस मंच पर। आपको कई वर्षों से पढ़ रही हूँ, आपको जान रही हूँ और अरुणिमा से मैं भी जुड़ी हूँ। तो इस मंच पर इसी बातचीत के साथ मैं सभी श्रोताओं को प्रणाम कहती हूँ। दिलीप कुमार झा जी, आपको प्रणाम कहती हूँ। इसी तरीके से शतदल रेडियो के हमारे कार्यक्रमों पे बने रहें। हमारे पिछले कई साक्षात्कार शतदल रेडियो के यूट्यूब चैनल पर लाइव हैं, उपलब्ध हैं। आप उन्हें भी पढ़ें, उनमें भी कई विमर्शों पर बात हमने विभिन्न व्यक्तित्व से
साहित्य के क्षेत्र के, कला के क्षेत्र के विभिन्न लोगों से की है। तो इसी के साथ मुझे यानी प्रज्ञा मिश्र को इजाज़त दें और अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।